दिए है कांग्रेस को बहुत कुछ, इसलिए अभी हमें लेना चाहिए, लेने का मौका है। नमस्कार, रितम का खास प्रोग्राम बड़ी बात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज हम बात करेंगे कर्नाटक में जो नाटक पिछले कुछ दिनों से खेला जा रहा है उसकी। इन चुनाव परिणामों को जनता की जीत कहा जा रहा है। हम आज के इस प्रोग्राम में इस बात की भी पड़ताल करेंगे कि जीत वास्तव में जनता की हुई है या उन नेताओं और पार्टियों की जिनका इतिहास ही गरीबी हटाने के नाम पर अपने खजानों को भरने का रहा है। ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ कर्नाटक में कांग्रेस ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी है। वास्तव में चुनाव जीतने के बाद राज्य के दो शीर्ष कांग्रेसी नेताओं की कलह खुलकर सामने आ गई। सभी को पता है कि इस जीत के असली खिलाड़ी डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया है, न कि राहुल और प्रियंका गांधी। ऐसे में इस कलह में जब शिवकुमार ने दिल्ली जाने से मना कर दिया था तो कांग्रेस की धड़कन बढ़ गई और जीत की खुशी घबराहट और चिंता में बदल गई थी। लेकिन सत्ता में आने के लिए नए नए फॉर्मूला बनाने में माहिर कांग्रेसी रणनीतिज्ञों ने इसका भी हल निकाल दिया और वो हल बहुत ही सिंपल है। कुछ वर्ष सत्ता की मलाई सिद्धारमैया चाटेंगे और कुछ वर्ष डीके शिवकुमार। इस फॉर्मूले से सभी खुश हैं और सबसे ज्यादा खुश हैं गांधी परिवार, जिन्हें कर्नाटक की जनता ने मौका दे दिया कि वो अगले 5 साल तक अपने सूखे खजाने को फिर से भर सके। इस जीत को जनता की जीत बताया जा रहा है। आइए वो भी देख लेते हैं। नए मुख्यमंत्री बने सिद्धारमैया के ऊपर एक रिपोर्ट के अनुसार 50 से ज्यादा भ्रष्टाचार इत्यादि के केस लगे थे, जिनका उन्होंने अपनी कुर्सी का जोर लगाकर बंद करवा दिए। बड़ी ही चालाकी से सिद्धारमैया सरकार ने एक अलग भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी बनाया और फिर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत सभी मामले एसीबी को स्थानांतरित कर दिए गए और सिद्धारमैया सरकार ने उन्हें बंद घोषित कर दिया। इस तरह लोकायुक्त को कमजोर कर सिद्धारमैया ने न केवल कानून और जनता के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए संस्थानों की धज्जियां उड़ाई, बल्कि बेहद शातिर तरीके से अपने आप को दूध का धुला घोषित कर लिया। आइए अब एक और खिलाड़ी की बात करते हैं जो कर्नाटक में उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं डीके शिवकुमार की। डीके शिवकुमार पर चुनावों में दिए हलफनामे के मुताबिक 19 मामले लंबित हैं। इनमें मनी लॉन्ड्रिंग और बेहिसाब संपत्ति का मामला भी है। आपको और भी अचंभा होगा ये जानकर कि जब डीके शिवकुमार ने अपना पहला चुनाव लड़ा था तो उन्हें अपनी संपत्ति तक गिरवी रखनी पड़ी थी, लेकिन फिर हर बीतते साल उनकी संपत्ति की गाड़ी बुलेट ट्रेन से भी तेज रफ्तार से दौड़ पड़ी और बढ़ते बढ़ते रफ्तार इतनी बढ़ी कि आज डीके शिवकुमार कर्नाटक के सबसे अमीर नेताओं में से एक हैं। सत्ता के जरिए जनता की सेवा के नाम पर भ्रष्टाचार के तमाम रिकॉर्ड जब डीके शिवकुमार साहब तोड़ते चले गए तो आईटी, ईडी और सीबीआई उन पर मेहरबान हो गई। परिणाम स्वरूप 50 दिन उन्होंने तिहाड़ जेल में बिताए। अब आप बताइए, इन चुनावों में जीत वास्तव में किसकी हुई, जनता की या भ्रष्टाचार की? एक और बात इस चुनाव ने स्पष्ट कर दी है, वो यह है कि आने वाले 5 वर्षों में सत्ता का झुकाव किस तरफ रहेगा। कांग्रेस अपने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए बदनाम है। कांग्रेस और कांग्रेस के नेता समय समय पर तुष्टीकरण के चलते हिंदू विरोधी बयान देते रहे हैं। पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों की गोद में खेलते खेलते ये नेता भाजपा विरोध करते करते भारत और भारतीय संस्कृति का उपहास उड़ाते अक्सर नजर आते हैं। कहने वाले तो यह भी कह रहे हैं कि अब एक बार फिर अत्याचारी टीपू सुल्तान की शान में सत्ता पक्ष कसीदे पड़ने लगेगा। हो सकता है सत्ता पक्ष हिजाब को लेकर लचर रुख अपनाए और हिजाब कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में रेगुलर ड्रेस बन जाए। भले ही स्कूल प्रबंधकों और अभिभावकों को यह कतई रास न आए। सिद्धारमैया का हिंदू विरोधी चेहरा अक्सर सामने आता रहा है।
आइए उन्हीं की मुख जुबानी सुनाते हैं उन्होंने क्या क्या बयान दिए हैं। ನಾನು ಹಿಂದೂ, ನಾನು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತವರೆಗೆ ಗೋಮಾಂಸನ, ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಿಂತೀನಿ ಈ ಯಾವನ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ये मुख्यमंत्री मनोनीत सिद्धारमैया का बयान है जिसमें वो गौमांस को खाने की बात कर रहे हैं। उनका अगला बयान देखिए जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्व का विरोधी हूं। ನನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವಿರೋಧಿ, ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವಿರೋಧಿನೂ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಕೂಡ ಹಿಂದೂನೇ. ಆದರೆ ಮನುವಾದದ ವಿರೋಧಿ, ಹಿಂದುತ್ವದ ವಿರೋಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬಹುಶಃ ನಾವಿಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನುವಾದಕ್ಕೆ, ಹಿಂದುತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಅಷ್ಟೇ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ, ಹಿಂಸೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದೆಯಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ? ಆದರೆ ಮನುವಾದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಿಂದುತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೊಲೆ, ಹಿಂಸೆ, ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂಡ್ ಹಿಂದುತ್ವ. मुंह में राम और बगल में छुरी रखना तो कोई सिद्धारमैया से सीखे। सत्ता की मलाई चाटने के चक्कर में सिद्धारमैया ने हिंदू धर्म का अपमान करने में कोई हिचकिचाहट नहीं की। वहीं डीके शिवकुमार मुस्लिम तुष्टीकरण का बाण चलाकर कई बार इस तबके को साधने की कोशिश करते दिखाई पड़े हैं। ऐसे में एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर खूब छा रहा है जिसमें कट्टरपंथी दावा करते देखे जा रहे हैं कि किस तरह से मुस्लिम वोटों के चलते कांग्रेस को 70 से अधिक सीटों पर बढ़त मिली है और इसलिए वो कांग्रेस से इसके एवज में डिप्टी सीएम का पद तथा 5 और मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। दिए ये कांग्रेस को बहुत कुछ है, इसलिए अभी हमें लेना चाहिए, लेने का मौका है। इसलिए हमने एक डीसीएम बनाना है और 5 मिनिस्ट्री भी होना चाहिए। वो मिनिस्ट्री भी अच्छा एक पोर्टफोलियो मिलना, जैसा कि एक होम और रेवेन्यू, एजुकेशन, वैसा पोर्टफोलियो देके मुसलमानों को शुक्रगुजारना, एक शुक्र अदा करने का भी कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा एक जिम्मेदार बनते। अभी कांग्रेस के मंत्रिमंडल का पूरा गठन होना बाकी है। यदि आपको मंत्रिमंडल के गठन में एक वर्ग विशेष पर कृपा नजर आए तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की मंशा किसको खुश करने की है। बात कर्नाटक कांग्रेस के भ्रष्टाचारी नेताओं और हिंदू विरोध पर ही खत्म नहीं होती। कांग्रेस के चुनावी वादों और मुफ्त रेवड़ी भरे वादों को देखें तो कांग्रेस का विकास विरोधी चेहरा भी सामने आता है। इन चुनावों में कांग्रेस ने दबकर चुनावी वादे किए। हर परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, ग्रेजुएट बेरोजगार को 3000 रुपए मासिक भत्ता और डिप्लोमा होल्डर्स छात्रों को 1500 रुपए मासिक भत्ता, प्रत्येक परिवार की एक महिला को 2000 रुपए मासिक, हर गरीब व्यक्ति को 10 किलोग्राम मुफ्त अनाज, हर महिला को सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा। आइए जरा समझते हैं कि किसी भी तरीके से सत्ता में आने के लिए बेताब कांग्रेस ने किस तरह से पूरे राज्य को राजस्व घाटे के दलदल में धकेल दिया है। 200 यूनिट फ्री बिजली वाले वादे को पूरा करने के लिए सरकार को सालाना 14,430 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। बेरोजगारी भत्ता देने के लिए सालाना खर्च 3,000 करोड़ रुपए होगा। महिला भत्ता देने के लिए हर साल 30,720 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। मुफ्त अनाज पर सालाना 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस समय कर्नाटक की कुल आय 2,26,000 रुपए है और उसका कुल खर्च 2,87,000 करोड़ रुपए है। राज्य सरकार सालाना जितना कमाती है उससे 60,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं, जिसे राजस्व घाटा भी कहते हैं। अब अगर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने इन 5 गारंटी को लागू कर दिया तो इससे कर्नाटक का राजस्व घाटा 60,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,14,000 करोड़ रुपए हो जाएगा, जो राज्य के कुल बजट का लगभग 21.5% भाग है। कर्नाटक पर अभी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का पहले से कर्ज है। ऐसे में ये कर्ज और बढ़ सकता है।
कांग्रेस का भ्रष्टाचारी, हिंदू विरोधी और विकास विरोधी चेहरे से तो जनता परिचित सी हो गई है, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कई बार देश विरोधी एजेंडे पर चलती भी नजर आ रही है। विदेशों में भारत की बुराई, चीन और आतंकवादी देश पाकिस्तान की तरफदारी कांग्रेस के नेताओं की आदत सी हो गई है। कभी राहुल गांधी भारत को एक राष्ट्र न मानकर यूनियन ऑफ स्टेट्स की संख्या देते हैं, तो कभी कर्नाटक को संप्रभु घोषित कर देते हैं। यदि उनकी इन बातों को बचकाना कहें तो यह भी मानना होगा कि राहुल गांधी राजनीति के लिए परिपक्व नहीं है। लेकिन यह बातें और बयान यदि सोच समझ कर दिए गए हैं तो यह कहना होगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस एक खतरनाक एजेंडे पर चल रहे हैं। कर्नाटक में चुनावों के दौरान बार बार संप्रभु कहने के पीछे कांग्रेसी नेताओं का क्या अभिप्राय है, यह तो अगले 5 सालों में कांग्रेसी शासन में ही पता चल पाएगा। तो ये था बड़ी बात का एक बड़ा मुद्दा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद। दिए ये कांग्रेस को बहुत कुछ है, इसलिए अभी हमें लेना चाहिए, लेने का मौका है।